पोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें पहले मैं कंटेंट बता देता हूं, कितनी चीजों पे फोकस करना है, क्वेश्चन काय पे आएगा। तो इसमें पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें चैप्टर में। एक वो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। एक है पाइप वाला क्वेश्चन है, एयर कॉलम, पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके पहले वो एक है स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होते हैं, स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होते हैं, वो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। और एक बीट्स का क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स का क्वेश्चन है, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। वैक्सिंग वैनिंग वगैरह आता है वो बीट्स में, वो एक क्वेश्चन है। और उसके पहले बेसिक पोर्शन जो होगा उसमें क्या है इंपॉर्टेंट एकदम शुरुआत में, ये तो मेन चीज़ें हो गई। शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो एकदम बेसिक में। हाँ, प्रोग्रेसिव वेव वगैरह का तो वो तो छोटे मोटे डेफिनेशन है। प्रोग्रेसिव वेव है कौन सी वेव, द वेव इन विच दैट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल कंटिन्यूअसली ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल एट देयर ओन पोजीशन। अगर पानी में पत्थर डाला तो पानी वाइब्रेट होगा और उसका वाइब्रेशन और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, ना प्रोग्रेस हो रहा है वेव का। सिंपल पेंडुलम प्रोग्रेसिव वेव है क्या? वो अपनी जगह पे होता है। सिंपल पेंडुलम को अगर मैंने खींचा छोड़ा तो अपनी जगह पे ऑसिलेट होता है, अपनी जगह पे ऑसिलेट होता है। इसका फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा डी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा डी, या फिर y इज इक्वल टू a cos ओमेगा डी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, या फिर व्हेन मीन फ्रॉम मीन a sin ओमेगा डी। और उसके ग्राफ निकलता डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, 0 प्लस है, 0 माइनस है, 0 प्लस है। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन तो बोर्ड्स में नहीं है, कह रहा अपने देखा था कल ऑसिलेशन चैप्टर की रिवीजन में। लेकिन प्रोग्रेस होना है ना, आगे आगे भी बढ़ना, आगे आगे बढ़ता है। जैसे वाटर सरफेस में पत्थर डाला तो उसके पानी के वाइब्रेशन उस पार्टिकल के तो होते ही जहाँ पे पत्थर गिरा, लेकिन उसका वाइब्रेशन आगे को भी धक्का देता है, आगे को भी धक्का देता है, आगे को भी धक्का देता है, और वो वाइब्रेशंस आगे आगे फैलते हैं। जैसे एक रस्सी है और वो दीवार में बांध दी मैंने, उसका एक एंड मेरे हाथ में है, उसको मैंने अगर झटका दिया तो क्या होता है, वो आपको रस्सी में ऐसा ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा ऐसा मोशन दिखता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है। जैसे मैं साउंड वेव, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और वो वाइब्रेशन क्या कर रहे हैं, आगे की एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, फिर अगेन रिफ्लेक्शन कंप्रेशन, ऐसा करते करते मैंने दिया हुआ इस हॉल एकदम शांत था, यस, पिन ड्रॉप साइलेंस। बट उसमें जैसे ही मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो मैंने क्रिएट किया हुआ डिस्टर्बेंस आप तक पहुंचा, मतलब वेव का क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ। सो दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, उसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। प्रोग्रेसिव वेव की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है इस चैप्टर में। जैसे प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज में जैसे ही देखो, मतलब हर पार्टिकल क्या होता है प्रोग्रेसिव की प्रॉपर्टी में, देखो ऑल पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम एट देयर ओन प्लेसेस, ऑल पार्टिकल परफॉर्म्स वाइब्रेशन, पीरियोडिक वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी। देखो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी 2 4 5 तो भी लिखते आनी चाहिए। सो पहली प्रॉपर्टी में डायग्राम से लिखोगे तो जल्दी याद रहेगा। प्रोग्रेसिव में आपको एक पता होगा कि जैसे रोप है, इसको मैंने अगर ऐसा उछाल दिया तो ऐसे कड़क होकर रह जाएंगे क्या? नहीं, दैट रोप विल ट्राई टू रिगेन इट शेप, अपना शेप रिगेन करने की कोशिश करेगा। वो रोप का शेप, वो रोप अगर मैंने ऐसा उछाल दिया तो अपना शेप रिगेन करेगा, तो ये नीचे आने की कोशिश करता है और उसका झटका आगे वाले को लग जाता है तो ये ऊपर आ जाता है। मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि इसका शेप आगे 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 ट्रांसफर होता है, आगे आगे। जैसे कि ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चला जाता और इधर क्या तब तक ऐसा हो जाता, फिर बाद में ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये शेप और यहाँ पे चला गया, ये शेप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद ऐसा कुछ हो गया। और ऐसा करते करते आपने दिया झटका जो ऐसा 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 आपको थोड़ा स्लो मोशन में करवा के दिखाया अलग अलग स्टेप्स में। तो इस प्रकार से प्रोग्रेस होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला वाला पॉइंट अपने क्या लिखा, ऑल पार्टिकल परफॉर्म्स पीरियोडिक वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। दूसरा वाला पॉइंट देखो क्या है, ऑल पार्टिकल परफॉर्म्स वाइब्रेशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पीरियड। ये क्या है, ऑल पार्टिकल परफॉर्म वाइब्रेशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पीरियड। मतलब ये जो है, जैसे कि देखो ये ऐसा ऐसा ऑसिलेशन जो है, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ये एक्सट्रीम, ये मीन, ये एक्सट्रीम, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। तो ये वाला पार्टिकल एम्पलीट्यूड तक टच हो गया, ये भी एम्पलीट्यूड तक टच हो गया। तो सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते कि नहीं होते? होते हैं। अभी ये जो है ना, ये रोप में ऐसा ऐसा चल रहा था, उसका मैंने फोटो निकाल लिया खचाक से, फोटो निकला तो उसकी एक ही कोई स्थिति दिखेगी ना फोटो में। वीडियो अलग चीज है, फोटो अलग चीज है। अब वीडियो की बात करके देखो,
फोटो तो निकालेंगे तो कुछ तो भी एक ही जैसा है वैसा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम वाली चीज दिखेगी, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन आपको पता है कि जब ये मैं रोप को झटका देता हूँ और जब रोप नीचे आता है तो इसको आगे कर देता है, लेकिन ये देखो रोप को जैसे ही झटका दिया तो ये धीरे धीरे नीचे भी आता है। अब बताओ ये एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है, ये मान लो एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है ये, और ये मीन पोजीशन पर है, लेकिन ऐसा रहता है क्या वो? नहीं, धीरे 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 देखो ये मान लो कि इसके एम्पलीट्यूड वाला लेवल है तो ऐसा 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 आ गया इधर। तो सारे ही पार्टिकल एक बार ना एक बार एम्पलीट्यूड को टच करते हैं, ये वाला पार्टिकल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे के सारे, फिर आगे वाला ऐसा ही। मतलब हर पार्टिकल एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन को टच करते ही रहता है। मतलब एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स वाइब्रेशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पीरियड ऑल्सो। सेम पीरियड मतलब ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने जगह पे वापस आएगा, ये भी पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी जगह पे वापस आएगा। मतलब सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ऑसिलेशन करके अपने जगह पे वापस आते रहते हैं। तो इसलिए ऑल पार्टिकल परफॉर्म्स वाइब्रेशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पीरियड एंड सेम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं आप उसमें, और बहुत सारे इसमें अपन लिख सकते हैं। देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन एवरी टू पार्टिकल्स, और यू कैन से दैट द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बिटवीन द टू पार्टिकल इज डिफरेंट। दो अलग अलग पार्टिकल की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि जैसे कि देखो अगर ये ऑसिलेशन का एक डायग्राम है, ये पार्टिकल है जिसने एक ऑसिलेशन पूरा करने के बाद इसको धक्का दिया और फिर इसने अपना ऑसिलेशन चालू किया। मतलब इसने देखो 0 to 2 पाई बराबर एक ऑसिलेशन है, तो इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पूरा होने के बाद ये शुरू हुआ, तब ये शुरू हुआ। मतलब इसने एक ऑसिलेशन किया तब तक इसके दो हो गए होंगे। मतलब ये पार्टिकल बाय फेज ये ए है और ये बी है, तो बी वाला पार्टिकल बाय फेज आगे है कि पीछे है? दिखने को आगे है, फेज वाइज पीछे है। ध्यान में रखना, दिखने को आगे है, फेज वाइज पीछे है। बी पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट टू दिखने को आगे है, फेज वाइज पीछे है, क्योंकि ये जब 2 पाई कंप्लीट कर लेता तब ये शुरू होता। मतलब इसकी अब शुरुआत हुई तब तक तो इसका जब एक पूरा होगा तब तक तो इसके दो पूरे हो जाएंगे। मतलब हमेशा ये ए वाला पार्टिकल ये बी वाले पार्टिकल के रिस्पेक्ट टू कितने से आगे है? ए वाला आगे है, ए वाला आगे है, और बी फेज वाइज पीछे है, क्योंकि उसको धक्का लगेगा तब वो शुरू होगा, यानी उसका फेज स्टार्टिंग एंगल तब चालू होगा, स्टार्टिंग फेज उसकी तब चालू होगी। याद रखो ये बात को। तो आपका एक ही जगह पे जब सिंपल मोशन होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका फार्मूला आप ये लिखते हो ए साइन ओमेगा टी, बराबर याद है? तो इसमें कहीं पर आपको ये डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आता, ये डिस्प्लेसमेंट वेव आगे आगे जा रही है वो कहीं दिखता क्या फार्मूला में? नहीं। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन अगर लिखना है, अगर आपको मान लो कि ये वाला अगर एक वेव है तो इस पार्टिकल का ये पार्टिकल अपने जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे, ये वाला इक्वेशन से आप उसे लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा 0 + ए 0 - ए 0 + ए 0 - ए 0 + ए 0 - ए। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ये एक पार्टिकल है जो इतने दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, कितने दूरी पर पता है? x इतनी दूरी पर है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता? ध्यान दो, देखो ये 2 पाई है बराबर, ये 2 पाई है, सही है ना? और ये डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा। तो जो लैम्बडा इतने दूरी पर पार्टिकल है उसकी फेज कितनी है? उसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। तो लैम्बडा इतने दूरी पर जो पार्टिकल है उसमें फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। तो जब x इतने दूरी पर पार्टिकल होगा, x उसका फेज डिफरेंस को मैं फाई बोलता हूँ। तो लैम्बडा के लिए 2 पाई तो x के लिए कितना? ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर का, याद रखना है। लैम्बडा के लिए 2 पाई तो x के लिए कितना? तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। तो ये है फेज डिफरेंस। तो ये पार्टिकल के इक्वेशन अगर लिखना होगा, ये पार्टिकल का इक्वेशन अगर लिखना होगा तो y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई x बाय, मतलब ये प्लस फाई, क्योंकि इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना है? फाई। तो प्लस फाई की माइनस फाई। बोलो, अगर ये पार्टिकल का इक्वेशन y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी है तो ये पार्टिकल का इक्वेशन y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई की प्लस फाई। यस, क्योंकि आगे दिखने वाला पार्टिकल फाई वाले फेज से पीछे है, पीछे, और फिर फाई के जगह आ जाएगा 2 पाई x बाय लैम्बडा। इसके बहुत सारे फॉर्म्स आपको लिखते आने चाहिए, लिख रहा हूँ फटाफट, ध्यान दो। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा के जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी माइनस यहाँ पे 2 पाई x बाय लैम्बडा, सही है? अब आगे देखो, सो आगे y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाहर निकालेंगे तो स्मॉल t बाय कैपिटल टी माइनस x बाई लैम्बडा। ये इक्वेशन सबसे आसान है, इसको याद रखेंगे तो सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे। वैसे बहुत सारे फॉर्म्स है बट ये वाला फॉर्म उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये वाला फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है और याद भी रह जाता है सबको।
ए साइन 2 पाई, ए साइन 2 पाई बोलो क्या है, ए साइन ब्रैकेट में क्या है, स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस, और भी बहुत सारे फॉर्म है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। क्या किया मैंने, 1 बाय टी को n लिखा, 1 बाय पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिखा, उसके बाद और y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी को n बाहर निकाल दो, n बाहर निकाल दिया मतलब ब्रैकेट के बाहर n से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के अंदर n से, ब्रैकेट के अंदर n से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर n से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के अंदर n से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो n तो आ गया बाहर, बोलो n n कैंसिल होके क्या बचेगा, ठीक, और यहाँ पे x अपॉन, ठीक है, n लैम्बडा यानी क्या होता है, v इज इक्वल क्या होता है n लैम्बडा, ये भी एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n vt माइनस x, एलसीएम v लिया, एलसीएम v लिया, vt माइनस x, और ये v अपॉन में का बाहर निकाल दिया, बट आपको पता है v इज इक्वल क्या होता है, n लैम्बडा होता है, तो n बाई v क्या होगा, n बाई v, देख लो n बाई v क्या होगा, 1 बाई लैम्बडा, तो n बाई v की जगह, n बाई v की जगह 1 बाई लैम्बडा, ये भी एक इक्वेशन है, अच्छा खासा फेमस इक्वेशन है, इसको भी बहुत लोग याद रखते हैं, भाई a साइन 2 पाई बाई लैम्बडा, a साइन 2 पाई बाई लैम्बडा vt minus x, a sin 2 pi by lambda vt minus x. So these all are the equations of simple harmonic progressive wave traveling in the positive direction of x-axis. These are the equations of simple harmonic progressive wave when wave is traveling in positive direction of x-axis. But if to write the equation for the progressive wave when it's traveling negative direction of x-axis, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे जाएंगे तो फेज वाइज पीछे होते जाएंगे हम, बट पीछे आएंगे तो फेज वाइज हम आगे जाएंगे, तो प्लस माइनस याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के प्रोग्रेसिव वेव के लिए, ठीक है। आगे देखो, अभी थोड़ा सा कंटेंट छूटना नहीं चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ, उसके बाद तो क्या मेन ही वाला याद है, पाइप वाला क्वेश्चन, स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन याद ही है डायरेक्ट, और एक कौन सा रहता, पाइप वाला, स्ट्रिंग वाला, और बीट्स फिनोमिना, और स्टेशनरी का फॉर्मेशन। बट उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट है क्या, देख लेते एक बार। ये हो गया, वो तो क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं आपको, कौन सा क्वेश्चन नंबर तो स्किप हो गया, 16 नहीं है, 16 काट दिया गया सिलेबस में से। वो 15 वाला न्यूमेरिकल आ जाएगा, एकदम ही 5 न्यूमेरिकल रहता है, और हर पेपर में रहता है एग्जाम में, हर पेपर में वो 15 नंबर का न्यूमेरिकल कर लेना बराबर, हर पेपर में रहता है, ठीक है। वो a sin 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा है, तो वो 0.08 कैपिटल टी है, और लैम्बडा कितना है, वो डायग्राम देखो, इक्वेशन से देखो, 0.8 है, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। वो बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है, अरे यार क्या इतना बार कर रहे हैं, प्रिंसिपल टू यूज ऑफ क्रिएट एंटी साउंड वगैरह क्या है, तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 23 वगैरह बता दे रहा हूँ। एंटी साउंड तैयार करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल होते हैं, एंटी साउंड तैयार करना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, और एक्सप्लेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसकी तो डेफिनेशन कितने बार हो गया अलग अलग चैप्टर में। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिखना है अगर आता है तो, व्हेन 2 or more than 2 waves traveling through a medium meet at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement at that point independent of other, but the resultant displacement at that point is given by vector sum of their individual displacement। बस हो गया, वो आपको मालूम है। फिर उसके बाद ये डायग्राम वाला नहीं करना है, ये 26 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देखो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताने की जरूरत है क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कौन सा, when two waves reach at when two waves traveling through medium meet at a point simultaneously such that crest of one combines with crest or trubs of one, इसमें तो पता है यार कौन सा है, तो नहीं मालूम, लॉन्जिटुडनल वेव के फॉर्म में लिखा है कि crest trubs लिखा है तो देख लो, such that their resultant displacement is maximum, their resultant amplitude becomes maximum, then it is constructive interference, और उनका resultant amplitude minimum हो जाता होगा तो destructive interference, वो मालूम। व्हाट इज एंटी साउंड, ये क्वेश्चन करके रख लेना थोड़ा सा, एंटी साउंड यानी क्या होता है, तो एंटी साउंड एक एग्जांपल से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया अगर आपने पढ़ा होगा तो। जैसे कि अपन हेडफोन लगाते गाना सुनते वक्त, या कोई सिंगर जो रहता है जो गाना गाता है उसको भी कान को एक मतलब हेडफोन लगा देते हैं,
ये अपन गाना सुनते वक्त जब जैसे भी देखा होगा, डायरेक्ट अगर अपन ने मोबाइल को में सॉन्ग प्ले किया तो इतना अच्छा मज़ा नहीं आता सुनने में, लेकिन जैसे ही हेडफोन लगाया है तो बराबर मज़ा आती है सुनने में। ऐसा लगता है कोई थिएटर में बैठे और एकदम म्यूजिक सिस्टम, बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम एकदम महंगा वाला सुन रहे, ऐसा लगता है हेडफोन लगाने के बाद। वो करता क्या है, ईयरफोन करते क्या है, उसके अंदर क्या रहता है ना, एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, उसके अंदर सेंसर रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जो एम्बियंस का जो साउंड है, जैसे कि अभी कुछ न कुछ हवा का आवाज़ हमारे कानों में जा ही रहा, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसलिए अपन डायरेक्ट टेप रिकॉर्डर लगाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता सुनने में, क्योंकि बाकी भी साउंड्स हमारे कानों में थोड़े हल्के 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 गूंजते रहते हैं। लेकिन जब ईयरफोन लगाते हैं तो क्या होता है कि उस ईयरफोन के अंदर ऐसे कुछ सेंसर है कि जो एम्बियंट साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं। हवा की आवाज़, एक फैन चल रहा, फैन की जो हल्की सी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, या एटमॉस्फेरिक साउंड को डिटेक्ट कर लेता है हमारा ईयरफोन। क्यों अच्छी आपके को क्वालिटी सुनाई देता है वो बता रहा हूँ, वो ईयरफोन डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करके क्या होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करता है ना, एग्जैक्टली अपोजिट फेज के वाइब्रेशंस जनरेट करता है। क्या? एग्जैक्टली अपोजिट फेज के वाइब्रेशन जनरेट करता है। सो दैट क्या होगा, वो बाहर के साउंड की फ्रीक्वेंसी और बाहर के साउंड का इंसिडेंस और अंदर वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है वो क्या करता है, अंदर से भी एक वाइब्रेशन जनरेट करता है। वो वाइब्रेशंस जो रहता है वो ऑडिबल नहीं रहता, आप सुन सकेंगे ऐसा नहीं रहता, लेकिन अंदर से भी एक वाइब्रेशन तैयार होता है, और वो वाइब्रेशन बाहर के आने वाले साउंड के साथ सुपरपोजिशन हो जाता है और उसको वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि आउट ऑफ फेज वाले वाइब्रेशन तैयार करता है। अंदर का जो सर्किट है बाहर से आने वाले वेव्स के आउट ऑफ फेज वाले वाइब्रेशन तैयार करता है, सो दैट उनका मिक्सिंग होकर वो कैंसिल हो जाते हैं। यानी बाहर की कुछ भी आवाज़ अपने कानों में नहीं आती, यानी प्योर जो सॉन्ग में जो म्यूजिक है या जो है वही चीज़ अपने को सुनाई देती है। इसलिए और ज़्यादा क्लियरिटी अपने को फील होती है जब अपन ईयरफोन लगा के कोई गाना सुनते हैं तो। ठीक है, तो उसमें एंटी साउंड कैसा तैयार करते हैं उसके बारे में लिखा है, बहुत ईजी है। यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा डेरिवेशन का सिलसिला, यहाँ से चैप्टर में का। सो देखो, डिराइव द इक्वेशन प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। और क्या क्या बोलते हैं देखो, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। ये तीसरा और में क्या लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एंड फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन फेज दे आर इन फेज एंड दे आर आउट ऑफ फेज। तो ये क्वेश्चन आपने ऑसिलेशन में ही किया हुआ है कि दो एसएचएम को ऐड करना, तो आप कैसा लिखते थे, y1 इज इक्वल टू, देखो क्या लिखते हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, और फिर y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। ऐसा लेके करते हैं आप लोग, और को अच्छे तरीके से आता है क्वेश्चन। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 किया था आपने, ये दोनों को ऐड करना। अगर अभी भी आपने प्रिपेयर भी किया, टेस्ट के लिए भी किया होगा, आपको याद ही होगा। ये इन्होंने क्या कर दिया उसमें, इन्होंने क्या कर दिया, ये ऐसा करा, पहला इक्वेशन a1 साइन ओमेगा टी लिखा, प्लस phi1 लिखा ही नहीं, और दूसरे इक्वेशन में फिर phi2 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस phi लिखा। एक में phi नहीं लिखा, दूसरे में phi लिखा, ऐसा भी चलता है, इन दोनों का एडिशन करके दिखाया ना, तो ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। ज़्यादा ज़्यादा देखो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 में क्या क्या आएगा, y1 में क्या लिखो, देखो a1 साइन ओमेगा टी आएगा, प्लस इसमें क्या आएगा a2, और इसमें साइन देखो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई ऐसा आएगा। फिर ये a2 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे तो हो ही गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी कर दिया मल्टीप्लाई, और फिर इसमें से ना साइन ओमेगा टी कॉमन निकलना है। बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा, ये साइन ओमेगा टी आएगा और ये साइन ओमेगा टी आएगा, तो a1 प्लस a2 कॉस फाई आएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालो। इसमें तो कॉस ओमेगा टी है ही नहीं, इसमें 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 है, इसमें है, तो इसमें आएगा a2 साइन फाई आएगा। तो इसके बाद में क्या किया उन्होंने, इसको लिखा उन्होंने ए कॉस है ना, इसको ए कॉस थीटा बोला, और इसको ए साइन थीटा बोला। तो फिर इक्वेशन कैसा आएगा, ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिखा। फिर ए कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाला तो क्या आएगा, साइन कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, मतलब काय का आंसर है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का आंसर है। तो हो गया फिर कि दो एसएचएम को ऐड किया तो एसएचएम ही तैयार हुआ एक प्रकार से, मतलब इस प्रकार का वेव तैयार हुआ। अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला कैसे तैयार करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग एडिंग में देखो, एक बार a1 स्क्वायर कॉमन निकालता, ब्रैकेट में 1 आता, फिर एक ट्वाइस a1 a2 कॉमन निकालता तो कॉस a माइनस भी आता, और एक a2 स्क्वायर कॉमन निकालता है तो फिर अगेन 1 आता ब्रैकेट में। तो उस तरीके से ए का फार्मूला ऑसिलेशन में जैसा किया था वैसा ही आता, सेम टू सेम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई
फाइव यानी फेज डिफरेंस, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये 0 और 5 में डिफरेंस 5 ही आएगा। हो गया फिर से वही। फिर इसमें बोलते हैं इन फेज और आउट ऑफ फेज के दो एम्पलीट्यूड बनाओ, तो इन फेज में फेज डिफरेंस, आउट ऑफ फेज में फेज डिफरेंस। तो ये ए का आंसर क्या आएगा इसमें, A1 प्लस A2 आ जाता, पता है आपको। cos 0 डालेंगे, cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो बताओ ये क्या का आंसर है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है ना, अंडर रूट के बाहर A1 प्लस A2 है। और दूसरा वाला क्या आता, आउट ऑफ फेज में cos 180 डालोगे तो माइनस आएगा, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट के बाहर A1 माइनस A2 आएगा। बट ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऑसिलेशन में था, तो कुछ नहीं भी किया तो चलता था, अपन ने रिवाइज, बट चलो ठीक है। और आगे देखो, चलो ठीक, आगे देखो। आगे इसमें हाँ, ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, इंटेंसिटी वाला। ये अच्छे से बता देता हूँ एक बार, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन एक बार फिर से, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos 5, ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड का फार्मूला। इसका स्क्वेयरिंग करो तो A स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos 5। हो गया। A स्क्वायर की जगह I लिखूं, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A स्क्वायर, एंड देयरफॉर A प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये एक का स्क्वायर निकाल दिया तो रूट I होता है, ये पता ही है। तो बताओ इसके जगह मैंने A स्क्वायर की जगह I लिखा, आगे बताओ A1 स्क्वायर की जगह I1, A2 स्क्वायर की जगह I2, A1 की जगह रूट I1, इसके जगह रूट I2, ऐसा आया। ओके, अब ये आया तुम्हारा, अगर मुझे Imax निकालना है, Imax, तो फाई की वैल्यू 0 करना पड़ेगा। Imax निकालना, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होंगी, जब इन फेज में रहेंगे, 0 करेंगे तो ये पूरा ही कॉस 0 1 आएगा, तो इतना ही बचेगा। और ये बताओ काय का आंसर है, ये अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर है, बराबर। देखो ये वाला, देखो देखो बराबर, इसका अगर करेंगे तो ऐसे आएगा। उसी तरीके से I मिनिमम, तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि मिनिमम वाले कब आएगा, cos 180, फेज डिफरेंस जो आउट ऑफ फेज रहेगा cos 180 -1, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये इसका होल स्क्वायर। मतलब अगर आप Imax अपॉन Imin का रेशो बनाना चाहते हो तो ऐसा बनता है, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। अब बताओ रूट I1 यानी क्या, रूट I यानी A होता है, रूट I1 यानी A1 आएगा, रूट I1 यानी क्या होगा A1, और ये A2, और ये याद रखो Imax अपॉन Imin का रेशो याद रखो, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। Imax अपॉन Imin का रेशो याद रखो, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों एम्पलीट्यूड अगर सेम रहे, दो वेव्स जो ऐड हो रही उनके दोनों के एम्पलीट्यूड अगर सेम हुए, तो Imax और Imin का रेशो क्या आएगा। ये क्वेश्चन आया था इंटरेस्ट में, ये वाला जो बता रहा हूँ। दोनों एम्पलीट्यूड अगर सेम रहे, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम रहे, तो Imax और Imin का रेशो क्या आएगा, सेम रहे, मतलब A1 भी A है, A2 भी है, A1 भी है, A2 भी है, ये A प्लस A 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, लेकिन A माइनस A, एनीथिंग अपॉन 0। ये वाला क्वेश्चन था, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये अपने बोर्ड्स के भी इसमें आया हुआ है कई बार, शुरुआत के जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें। और Imin अपॉन Imax पूछा रहता तो A1 माइनस A2 ऊपर गया रहता, 0 अपॉन एनीथिंग 0 आया रहता, याद रखो, नहीं तो बस इन्फिनिटी दिमाग में रखोगे, उल्टा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, आगे वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड छोड़ो उसको। ये स्टेशनरी वेव्स का तो ठीक है, डेफिनेशन देख लो। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव or when two identical progressive waves, of same amplitude, same wavelength, same frequency, same speed, traveling in opposite direction, then they will superpose with each other and will produce the wave called stationary wave. So stationary wave क्या है, it is a wave formed due to superposition. It is stationary is a wave formed due to superposition of two identical progressive waves having same amplitude, same wavelength, same frequency, कुछ भी same speed,
ओके, ट्रैवलिंग इन बराबर है। सो स्टेशनरी वेव फॉर्म करने के लिए दो प्रोग्रेसिव वेव्स चाहिए, उन दोनों का क्या क्या सेम रहना चाहिए करके पूछते हैं। एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए, वेवलेंथ सेम रहना चाहिए, वेलोसिटी सेम रहना चाहिए। तो वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, और बाद में ऑल ऑफ दिस बहुत लोग टिक करते हैं, ये गलत आंसर है। वेलोसिटी सेम नहीं रहना चाहिए, स्पीड सेम रहना चाहिए। स्पीड मैंने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसी है, तो वेलोसिटी सेम बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। तो याद रखना, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, बट कभी कभी सिलेबस मिस्टेक हो जाती है। अब अपन प्रोग्रेसिव वेव तैयार करेंगे। अब आपको अगर याद होगा कि प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन के लिए मैंने एक 10-12 छोटे छोटे डायग्राम एक के नीचे एक करके उनका मिक्सिंग समझाया था। वो बहुत ही आपको मतलब रेयरली मिलेगा वो एक्सप्लेनेशन। अगर आपको स्टेशनरी वेव को रियली समझना है, कभी मैंने ये चैप्टर वीडियो में दिया था कि क्लास में समझाया था, मुझे याद नहीं उस वक्त क्लास में दिया था, तो फिर बहुत अच्छा है। अगर वो उस वक्त किसी ने मिस किया होगा तो मेरे अपलोडेड वीडियोस पे जाके देख लेना। वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही मतलब रेयरली आपको मिलेगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव को उस तरीके से कोई नहीं समझाता, सीधा इक्वेशन लिख के फाइनल फार्मूला बना के ही समझाते हैं। उससे फील नहीं आता स्टेशनरी वेव अंदर से है क्या करके। पर वो क्वेश्चन अगर देखोगे तो आपको मजा आ जाएगी, स्टेशनरी वेव का एक्चुअल आपको मतलब रियलाइज हो जाएगी स्टेशनरी वेव क्या होती है। बट आज नहीं करूंगा वो डिस्कशन, क्योंकि अपन रिवीजन बैच में उस पर नहीं जाएंगे। जिसको इंटरेस्ट है जाके देख सकते हैं, भूल गए होंगे तो इसमें अपन स्टेशनरी वेव का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, उसको डिराइव करते हैं। उसके लिए दो प्रोग्रेसिव वेव चाहिए, y1 इज इक्वल टू a1 की a, एम्पलीट्यूड सेम चाहिए ना, a साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, याद है ना अच्छे से, ठीक है। इधर ध्यान दो, y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये अच्छे से याद है आपको, बराबर है। सिंपल हम प्रोग्रेसिव, इसको उन्होंने ऊपर लिया, ये n, इसको t को कैपिटल टी को ऊपर लिया, बाकी कुछ नहीं है। और इनका अपन एडिशन करते हैं अभी दोनों का, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, से y इज इक्वल टू देखो ये a और ये a कॉमन निकाला तो साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा प्लस साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, ये कॉमन निकाल दिया ना ये दोनों में से। अब देखो इसका आपको याद है, ये साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी है। तो मैथ्स वालों को याद रहता है, जनरली बायो वालों को भी याद रहना चाहिए इतना एक इक्वेशन। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। सो 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी करेंगे तो फिर से 2 पाई कॉमन निकलेगा, सी प्लस डी यानी 2 पाई कॉमन, और दिस प्लस दिस देखो एन टी प्लस एन टी 2 एन टी, और दिस प्लस दिस कैंसल यानी 2 एन टी बाई 2 बाकी है, सी प्लस डी बाई 2 का 2 बाकी है, तो 2 एन टी बाई 2 एन टी, मतलब ये आया प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस, प्लस कहाँ से आया कॉस, कॉस प्लस नहीं है साइन, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस, कॉस कॉस सी माइनस डी बाई 2, फिर से 2 पाई कॉमन, सी माइनस डी करना है, अब ये एन टी माइनस एन टी खत्म हो जाएगा, और माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा, सी माइनस डी है ना, माइनस 2 एक्स बाय लैम्बडा, लेकिन कॉस माइनस थीटा है, कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा है। तो क्या आया फिर, एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा यानी माइनस 2 एक्स बाय लैम्बडा बाय 2 यानी एक्स बाय लैम्बडा, वो भी माइनस का प्लस, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। अब देखो ये साइन की टर्म, ये साइन की टर्म, ये साइन की टर्म, इतना छोड़ के बाकी जो बचा उसको इकट्ठा लिख दो, 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा साइन 2 पाई टी बाई टी, या साइन 2 पाई एन टी। देख लो क्या किया मैंने, ये साइन वाली टर्म यहाँ पे लिखा और कुछ नहीं किया, और इसको इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे लिखा, 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा पहले लिखा और साइन 2 पाई एन टी बाद में लिखा। तो ये y इज इक्वल टू तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई एन टी, तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन रिजल्टेंट, मतलब ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव।
हैविंग समवॉट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। और आप देख सकते हो साइन फंक्शन में एक्स नहीं है, साइन फंक्शन में पहले एक्स था, अब साइन फंक्शन में एक्स नहीं है। एक्स नहीं मतलब इट्स नॉट गोइंग टू ट्रैवल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स नॉट गोइंग टू ट्रैवल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, वो ट्रैवल ही नहीं हो रही वेव, क्योंकि साइन फंक्शन में क्या एक्स गायब हो गया, मतलब दिस वे इज नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, दिस वे इज नॉट ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज स्टैंडिंग वेव, दिस इज स्टेशनरी वेव। हाँ, जो उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है उसमें 2a cos 2x बाई लैम्बडा, देखो ये फॉर्मूला 2a cos 2x बाई लैम्बडा, उसमें x है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग जगह पे अलग अलग रहने वाला विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो ढूंढना है अपने को, जहां पे प्रोग्रेसिव वेव का दो प्रोग्रेसिव ऐसे मिलती है आपस में कि जहां पर मिलने से उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, तो a प्लस से 2a हो जाता है, इसका भी है उसका भी है 2a, और जहां पे वो ऐसा मिलता है तो a प्लस से 2a हो जाएगा, और ऐसा मिलता है तो a माइनस ए खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहां पे a प्लस से 2a हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, a प्लस से 2a हो जाता है, बोलो मैं मैक्सिमम वाले को क्या बोलते हैं, जहां पे उछाल आ जाता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड, और जहां पे कैंसिल होके रेस्ट पोजीशन आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो अपने को एंटी नोड एंड नोड के लिए एक्सप्लेनेशन देना अभी यहाँ पर। सो पहले अपन एंटी नोड का कर लेते हैं, या नोड का जो भी बोलो आप, एट ले लो एंटी नोड, एट एंटी नोड बताओ ए का आंसर कितना रहने वाला है, यस प्लस माइनस 2a रहने वाला है। एट एंटी नोड एक्सप्लेन, डायग्राम भी निकाल लेते हैं ना एक, ये डायग्राम, ये स्टेशनरी हो तुम्हारी, ये नोड ये नोड ये नोड, ये एंटी नोड ये एंटी नोड ये एंटी नोड। चलो फिर एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड ट्वाइस से हो जाता है, तो ट्वाइस से हो जाएगा तो बोलो 2a cos 2 पाई x बाई लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, cos 2 पाई x बाई लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। फिर 2 पाई x बाई लैम्बडा यानी एक प्रकार का थीटा है ना, cos थीटा, बोलो थीटा की वैल्यू कितनी रही थी cos में, तब जाके उसका आंसर 1 आता, cos थीटा यानी 1 कब आता, cos 0 के लिए आता, बट cos थीटा माइनस 1 कब आता, बराबर है। तो 2 पाई x बाई लैम्बडा का आंसर मैं p पाई लिखता हूं, p टाइम्स पाई, वेयर p इज 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सो देयरफॉर पाई कैंसिल अगर कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यस p लैम्बडा बाय 2, तो फिर x इज इक्वल टू p की वैल्यू डालो एक एक करके, 0 डालो पहले, 0 डालो, p की वैल्यू 0 डालो तो 0, 1 पाई p की वैल्यू 1 डालो लैम्बडा बाय 2, p की वैल्यू 2 डालो 2 लैम्बडा बाय 2, p की वैल्यू 3 डालो, क्या है ये ऐसे डिस्टेंसेस है जिन डिस्टेंसों पर एंटीनोड तैयार होने वाला है मतलब ये ऐसे डिस्टेंस है जहाँ पे एंटीनोड तैयार होने, जैसे कि वेव की शुरुआत ऐसी होती है। क्यों ऐसे दिखाई शुरुआत, क्योंकि मेरे हाथ में एक रस्सी है, उसको मैं ऊपर उछालूंगा तभी तो वेव्स जाएंगे, तभी तो वापस आएंगे, तभी तो मिक्स होंगी, यानी शुरुआत एंटी नोड से दिखाते हैं। तो देखो 0 पे एक एंटी नोड है, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस को पता है आपको, लैम्बडा बाय 2 बोलते हैं। एक लूप की लेंथ लैम्बडा बाय 2 रहती है, क्योंकि ये पूरा लैम्बडा रहता है, एक ऑसिलेशन लैम्बडा रहता है। देखो तो ये लैम्बडा बाय 2 है, तो ये लैम्बडा बाय 4 होगा। तो बोलो यहां से पहला एंटी नोड 0 पे है और ये दूसरा एंटी नोड कितने दूर है, बोलो लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 2 यानी कितने पे, तीसरा एंटी नोड यहाँ पे देखो, लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, तीसरा और बाद में वाला यहाँ पे होगा, यानी लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2, बराबर आ गए सब, इस तरीके से आ गए। सो ये दीज आर द डिस्टेंसेज एट विच एंटी नोड ऑकर, जिसपे एंटी नोड तैयार होते हैं। और हर दो एंटी नोड के बीच में की गैप निकालना होगा तो निकालो, दिस बिटवीन एनी टू एंटी नोड सक्सेसिव एंटी, दिस माइनस दिस हाउ मच, या दिस माइनस दिस हाउ मच, या दिस minus this. So this when any two antinode, this when any two antinode, successive antinode is how much? Lambda. This when node and adjacent antinode. Lambda. Distance, length of one loop. Length of one loop. Length of one loop. लैम्बडा बाय 2, एक लूप की लेंथ देखो ना कितनी है, लैम्बडा बाय 2, ठीक है। ये हो गया एंटी नोड के लिए। चलो नोड के लिए करते हैं, इसी से नोड के लिए करते हैं।
चलो नोड के लिए करते हैं। नोड पे एम्पलीट्यूड कितना 0 हो जाएगा, इसी को कर देता हूं, ठीक है चलेगा। इसको 2a कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ, फिर क्या बचा cos 2 पाई x बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 0। फिर बोलो 2 पाई x बाई लैम्बडा इज इक्वल टू cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, मतलब इसका आंसर पाई बाई 2 होगा। 1 पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2 के बाद 7 पाई बाई 2, मतलब कौन से मल्टीपल, मतलब 2p माइनस 1, तो 2 पाई x बाई लैम्बडा यानी 1 3 5 7 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, सो 2p माइनस 1 लैम्बडा 2p माइनस 1 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2। बोलो कैंसिल करें, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आएगा 2p माइनस 1, ये लैम्बडा जाएगा ऊपर और ये 2 नीचे आएगा, मतलब 4। ये आ गया तुम्हारा x का आंसर। चलो p की वैल्यूज क्या थी 1 3 5 7, डाल के देखो बताओ x का क्या क्या आंसर आएंगे। p की वैल्यू 1 डालो तो 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा। चलो p की वैल्यू 3 डालो, 3 टू द 6 माइनस 1, 3 टू द 6, 6 माइनस 1 5, 5 बाय 4 लैम्बडा, या 5 लैम्बडा बाय 4 ऐसा लिख दो, 5 टाइम्स लैम्बडा बाय 4। बाद में क्या आएगा 1, यार कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बराबर लिखा ना हमने। p इज इक्वल टू तो 1 2 3 4 चलेंगे ना, तो 1 डाला तो 2 माइनस 1 यानी 1 लैम्बडा बाय 4, 2 डाला 2 टू जा 4 माइनस 1, बाद में ओके ये दोनों की गैप 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस 1 लैम्बडा बाय 4 यानी 2 लैम्बडा बाय 4, इसका भी वही आएगा। तो किसी भी दो नोड के बीच में की गैप, और एक नोड और उसके एडजेसेंट एंटी नोड निकालना होगा, तो देखो 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 देखो, पहला एंटी नोड पहला नोड या फिर दूसरा एंटी नोड दूसरा नोड, तो इसके सबके आंसर कितने आएंगे लैम्बडा बाय 4 ही आएंगे सबके, करके देखोगे तो हो गया ये क्वेश्चन तुम्हारा। एक बड़ा क्वेश्चन है, एक ही आ जाए शायद तो हो गया, फिर चैप्टर का वेटेज खत्म, बड़ा क्वेश्चन है। ओपन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड्स वाला क्वेश्चन करा था फटाक से। सुनो क्वेश्चन क्या रहेगा, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। सुनो सुनो यार, बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। तो पाइप क्लोज एट वन एंड का अगर ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट वाला क्वेश्चन बोलते, ऐसे 3 पाइप निकालना है, 3 पाइप निकालना है। इस 3 पाइप के टुकड़े कैसे करना है 1 3 5, याद है क्या नंबर, हाँ 1, इसको 1 पार्ट में रहने दो, इसको 3 पार्ट, और इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 टुकड़े किए इसके, 1 2 3 4 5 ऐसे। ओके सो यहाँ पे हमेशा क्या रहता है नोड, और ये ओपन एंड पे क्या रहता है एंटी नोड, ओपन एंड पे क्या रहता है एंटी नोड, फिर यहाँ पे क्या आएगा नोड, फिर यहाँ पे क्या रहेगा एंटी नोड, यहाँ पे क्या आएगा नोड। 1 2 3 टुकड़े, इसके कितने टुकड़े के 5, 1 2 3 4 5 और 0.6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, ज्वाइन कर डालो, बराबर है। एक नोड और एक एंटी नोड में हाफ लूप बनेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी भी देखा था हमने, देखो ये नोड और ये दूसरा नोड में एक लूप, बट एंटी नोड और नोड में आधा लूप, आधा आधा लूप। अब यहाँ पे भी एंटी नोड नोड और नोड टू नोड एक पूरा लूप, नोड टू नोड दूसरा पूरा लूप, हो गया डायग्राम। इसकी वेवलेंथ लैम्बडा रखेंगे, इसकी वेवलेंथ का नाम लैम्बडा 1 रखेंगे और इसका लैम्बडा 2 रखेंगे। बोलो इसकी वेवलेंथ का नाम अगर लैम्बडा अगर इसके अंदर की जो एयर जो वाइब्रेट होती है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू अगर लैम्बडा है, तो ये कितना लिखो इसको, यस, क्योंकि एक नोड और एक एंटी नोड में गैप कितनी रहती है, अभी भी देखो लैम्बडा, यहाँ पे भी देखो लैम्बडा बाय 4 आधा, और ये पूरा लैम्बडा बाय 2, तो बट ये इसका नाम लैम्बडा 1 लैम्बडा 1 लैम्बडा 1 लैम्बडा 1, इसका लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 नाम रखेंगे लैम्बडा 2। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर यहाँ पे ये लेंथ है पाइप की, ये पाइप की लेंथ है, ये पाइप की लेंथ है, ये पाइप की लेंथ है। सो बोलो L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4L। फिर फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू N लैम्बडा, V इज इक्वल टू N लैम्बडा। सो बोलो N इज इक्वल टू
v बाय लैम्बडा, n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा की वैल्यू 4l। ये काय का आंसर है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पाइप क्लोजर एट वन एंड। याद रखना, टिपिकल आंसर है। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोजर वन एंड। क्लोज्ड एंड वाले पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला v बाय 4l। क्या है? v बाय 4l। चलो दूसरा वाला करते हैं इसका। l इज इक्वल टू बोलो लैम्बडा 1/4 प्लस लैम्बडा 1/2। लैम्बडा 1/4 प्लस लैम्बडा 1/2 यानी कितना? 2 2 जा यानी 2 मतलब 3/4 लैम्बडा 1 यानी लैम्बडा 1 कितना? 4l/3। 4l/3। फिर से v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1। अब नई फ्रीक्वेंसी, नया वेवलेंथ, n1 लैम्बडा 1। सो v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा n1 इंटू लैम्बडा 1 की वैल्यू 4l/3। सो दैट्स वाई n1 बताओ 3v अपॉन 4l। 3v अपॉन 4l। लेकिन 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 n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब ये कौन है? ये वाला ये है, n है, मतलब ये आगे आपका ऐसा। तो ये थर्ड आया डायरेक्ट, सेकंड नहीं आया। और ऐसे ही फिर से इसका आता है, इसका आता है। तो देखो देखो l की इक्वल टू क्या क्या होगा? लैम्बडा 2/4 बोलो प्लस लैम्बडा 2/2 प्लस लैम्बडा 2/2। इसका आंसर क्या आता है? 5 लैम्बडा 2/4 आता अगर सॉल्व किया तो इसको। लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4/5 लैम्बडा 2 सॉरी l 4/5l। और बाद में v इज इक्वल टू नई फ्रीक्वेंसी ने अवेलेबल n2 लैम्बडा 2। बोलो n2 का फार्मूला v बाय लैम्बडा 2। सो v बाई लैम्बडा 2 यानी क्या? 4l/5। 5 को ऊपर ले लूँ। बोलो फिर n2 इज इक्वल टू कितना आया? 5 टाइम्स। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ, नाइन्थ, 11 कौन से? ऑड। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोजर वन एंड। और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बोलते हैं इसको। पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एक्सीड करने वाला पहला आंसर है फर्स्ट ओवरटोन, दूसरा आंसर है सेकंड ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्या है? थर्ड हार्मोनिक्स है। सेकंड ओवरटोन क्या है? थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक्स एब्सेंट रहने के चांस है कि ओवरटोन एब्सेंट रहने के चांस है? हार्मोनिक, क्योंकि ओवरटोन का नंबर तो हम दे रहे हैं। इसको 1 बोल रहे, इसको 2 बोल रहे, इसको 3 बोल रहे। ओवरटोन कभी एब्सेंट नहीं रहेंगे, हार्मोनिक्स एब्सेंट रह सकते हैं पाइप क्लोजर वन एंड में। कौन बताएगा मुझे सेवेंथ ओवरटोन का फार्मूला क्या आएगा? जैसे n1 का आ सकता है 3n, n2 का आ सकता है 5n, तो n3 का क्या आएगा? चलो n3 का ही बता। तो 7n नहीं आता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। हाँ n3 का हो जाता है। n4 का बराबर है n7। समझ में आया? डबल प्लस 1 बताया था, कुछ भूल गए शायद कुछ लोग आधे। डबल प्लस 1 बताया था, डबल प्लस 1। इसका डबल करने का, उसमें प्लस 1 करने का, इसका डबल प्लस 1। तो आप देख सकते हो इसका डबल 4, 4 प्लस 1 5। सो n7 में अगर लिखो 7 का डबल 14, 14 प्लस 1 15 है। मतलब सेवंथ ओवरटोन 15th हार्मोनिक्स रहेगा। सेवंथ ओवरटोन 15th हार्मोनिक्स रहेगा। बोलो n20 का आंसर बता दो, खत्म करते किससे इसका। यस, n20 का आंसर आएगा 41n यानी 20th ओवरटोन यानी कौन? तो 41st हार्मोनिक। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, कौन से पाइप का हो गया था? ये पाइप क्लोजर वन एंड के लिए हो गया था। इसे दूसरा देखो, ओपन पाइप। ओपन पाइप, ओपन पाइप में देखो इसकी लेंथ l l l। बोलो इसके कैसे टुकड़े करना है? प्रोपोर्शनेट डायग्राम निकालने के लिए कैसे टुकड़े करना है? 2 4 6। कैसे टुकड़े करना है? 2 4 6। इसके 2, इसके भी 2 करके बाद में और 2 2 यानी 4 हो गए। इसके 2 और बाद में इसके 3 और इसके 3 यानी 6 हो गए। समझ में आया कैसे किया? 2 2 बाद में और एक हाफ हाफ, इसके 2 करो, बाद में 3 काटो, ऐसे 3 काटो। सो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसा। चलो ये नोड एंटी नोड में एक हाफ लूप, ये नोड एंटी नोड में एक दूसरा हाफ लूप। ये देखो ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। ओपन एंड पे हमेशा क्या रहता है? एंटी नोड रहता है। ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। बोलो इस पे क्या बनेगा? हाफ लूप। इस पे क्या बनेगा? हाफ लूप। बीच में क्या बनेगा? कंप्लीट लूप। इस पे क्या बनेगा? हाफ लूप। इसमें हाफ लूप। नोड टू नोड एक क्लोज लूप, दूसरा नोड टू नोड। बोलो ये क्या है? ये भी क्या है? ये वाला
ये 1 1 1 वाला, ये 2 2 2 वाला। एल की वैल्यू कितनी आएंगी? लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, 2 लैम्बडा बाय 4 एन ए लैम्बडा बाय 2 एन ए लैम्बडा इज इक्वल टू 2 एल, एन इज इक्वल टू वी बाई वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सो एन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सो एन इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा। लैम्बडा कितना है? ये काय का फार्मूला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का फार्मूला है वी बाई 2l, और क्लोज वाले का वी बाय 4l था, इसका वी बाय 2l है। दूसरा भी करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे n1 का आंसर आपको डायरेक्ट पता है, ये चलो कर दो यार, छोड़ो। l इज इक्वल टू बोलो लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 2, और लैम्बडा बाय 2 और ये लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बट 1 वाला। नाउ n1 इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा 1, बोलो लैम्बडा 1 कितना है? लैम्बडा 1 कितना है? l, तो ये l आया, बट ये तो मेरा फंडामेंटल का ऐसा था और ये मेरा ऐसा है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, बोल क्या आया? ट्वाइस, और ये क्या है? n, यानी n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n आया। वैसे n2 कितना आएगा? 3n, फिर कितना आएगा? 4। ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। कौन से हार्मोनिक्स? 1n 2n 3n सारा ही मिलता जाएगा आपको आगे आगे जाओगे तो। ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहती है उसमें। यानी n17 का आंसर क्या आएगा? 18n, एक नंबर आगे का, ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 3, ये 3 है तो ये 4, डायरेक्ट हो रहा है इसमें काम। तो इस प्रकार का इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है डेरिवेशन के लिए, वो फटाक से बता दे रहा हूं। एक डेरिवेशन है छोटा सा, एंड करेक्शन। जैसे कि पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में होता क्या एग्जैक्टली, वाइब्रेशन यहां तक चले जाते हैं, पाइप के लेंथ से भी ज्यादा ऊपर चले जाते हैं वाइब्रेशन, तो ये यहां तक चले जाते हैं, एक्चुअली यहां तक चले जाते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? ई, याद है ना? ई मतलब टोटल पाइप की लेंथ हम कितनी लेंगे? एल प्लस ई। कितनी लेंगे? एल प्लस ई, एंड करेक्शन। और ये डिस्टेंस कितना नोड और एंटी नोड में? लैम्बडा बाई 4 है। सो ये आ गया आपका L1 प्लस ई, L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4। ये फार्मूला आपको मिला, L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4। इसके ऊपर से आप मुझे बताओ V इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो V इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा का फार्मूला बोलो। लैम्बडा इज इक्वल टू 4 टाइम्स L1 प्लस ई, लैम्बडा इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स L1 प्लस ई, मतलब 4n लिख दूं, 4n L1 प्लस ई। अगर एक 4n, अब सुनो, मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी है n1, तो उससे मुझे इतनी लेंथ पे रेजोनेंस मिल गया। एक दूसरा मैंने पाइप लिया जिसकी लेंथ कितनी है? L2, तो इसके लिए मैंने कौन सा ट्यूनिंग फोर्क लिया? n2 वाला। दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लिया तो दूसरे लेंथ पे मुझे रेजोनेंस मिला। तो इसका फार्मूला ऐसा ही क्या बनेगा? इसके लिए क्या बनेगा? ये n1 वाला और ये n2 वाला। n1 फ्रीक्वेंसी के साथ L1 लेंथ मैच हुई, n2 फ्रीक्वेंसी के साथ पाइप की L2 लेंथ मैच हुई। तो इन दोनों में भी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड थोड़ी बदलती है कभी। तो ये दोनों को कंपेयर कर दो, बोलो दोनों को कंपेयर कर दिया तो क्या आएगा? 4n1 L1 प्लस ई इज इक्वल टू 4n2 L2 प्लस ई। इसमें से तुम्हें ई का फॉर्मूला डिराइव करना है, ये डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए रह सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ई एंड करेक्शन। तो इसमें आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। n1 L1 प्लस n1 e इज इक्वल टू n2 L2 प्लस n2 e। ई की टर्म नजदीक लेते, n1 e माइनस n2 e की टर्म नजदीक लिया मैंने। n2 L2 माइनस n1 L1 सही है क्या चेक करो। ई कॉमन निकालेंगे तो n1 माइनस n2 आएगा, यहाँ पे n2 L2 माइनस n1 L1 आएगा। ई का आंसर आ गया n2 L2 माइनस n1 L1 अपॉन n1 माइनस। अगर ये n2 यहाँ पर है तो ये n2 यहाँ पर आएगा, ये n1 यहाँ पर है तो ये n1 यहाँ पर आएगा। उल्टा ध्यान में रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। और अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए अगर सेम क्वेश्चन होगा तो यस, यहाँ पे क्या आ जाता है? वेरी गुड, यहाँ पे क्या आ जाता है? ट्वाइस आ जाता है। क्यों आएगा ट्वाइस? देखो डायग्राम से छोटा सा बता दो फटाक से, क्योंकि वो ओपन पाइप रहेगा तो इधर भी एंड करेक्शन रहेगा। मतलब यहाँ पे ई के जगह 2 ई रहेंगे, 2 ई रहेंगे, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे एक 2 कॉमन निकलेगा, ई के साथ 2 भी कॉमन निकलेगा, 2 भी कॉमन निकलेगा। ये 2 बाद में यहाँ पे आएगा। कर लेंगे बराबर? यस, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। बस एक 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे,
एक बीट फॉर्मेशन का करा दे रहा हूं डेरिवेशन, और एक स्ट्रिंग का तो बहुत ही छोटा सा, मतलब हार्डली 2-5 मिनट का। पहले बीट फॉर्मेशन का कर देता हूं। बीट फॉर्मेशन क्या चीज है इस चैप्टर की? बिट्स फॉर्म होते कब है? व्हेन टू साउंड वेव्स, कौन से? साउंड साउंड साउंड, बिट्स सुनाई देते हैं ना, बिट्स सुनाई देते हैं, हार्ट बीट सुनाई देते हैं, तो बिट्स है ना साउंड वेव। सो व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट slightly different frequencies are superposed with each other, then beats are formed. Okay, then the sound of maximum and minimum intensity will be heard. That sound is called beats. That is called beat phenomena. Maximum intensity का sound जब तैयार होता है उसको waxing बोलते हैं, minimum intensity का sound तैयार उसको waning बोलते हैं। बस, तो beats formation का derivation कैसा देखो, y is equal to y1 plus y2। तो y1 का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, तो a1 a2 लिखूं कि a लिखूं? a sin 2 pi n1t, a sin ओमेगा t, ओमेगा की जगह n1। दूसरा a sin 2 pi n2t, बिकॉज फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस चाहिए, तो n1 n2 अलग अलग लेना पड़ेगा। चलो ऐड कर दो यार, बताओ। a कॉमन निकाला तो ये कौन है? sin c प्लस sin d है। a कॉमन निकाला तो क्या है? sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d मालूम है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस b। बोलो 2 sin c प्लस d बाई 2 में क्या आएगा? c प्लस d बाई 2 में क्या आएगा? 2 पाई, और ये t कॉमन निकलेगा, 2 पाई t कॉमन निकलेगा, n1 प्लस n2 बाई 2 c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d, यानी 2 पाई कॉमन, t कॉमन, n1 माइनस n2 बाई 2, ऐसा आएगा। तो बोलो यहां पे फिर से साइन की टर्म अलग कर दो, बाकी इकट्ठा कर दो। 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इंटू साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी। बोर्ड्स एंट्रेंस दोनों के एमसीक्यूज बता दे रहा हूं इसके ऊपर के। अगर बोलते हैं आपको बिट्स प्रोडक्शन करने के लिए 2 साउंड वेव का मिक्सिंग किया, n1 n2 फ्रीक्वेंसी वाले 2 साउंड वेव का मिक्सिंग किया, तो तैयार होने वाली जो वेव्स है, फॉर्मेशन ऑफ बिट्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी? एडिशन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, एवरेज ऑफ देयर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। 2 साउंड वेव्स n1 n2 फ्रीक्वेंसी की मिक्स की, तो उसकी वजह से जो बीट प्रोडक्शन होगा, उस बीट प्रोडक्शन वाले वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? तो पहला वाला फॉर्मूला देखो, साइन वाला a साइन 2 पाई n1t था, दूसरा n2t था, और इसमें साइन फंक्शन के आगे क्या लगा हुआ है? n1 प्लस n2 बाय, मतलब एवरेज ऑफ देयर इंटेंसिटी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। सो बीट प्रोडक्शन में जो वेव तैयार होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उनके इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का एवरेज n1 प्लस n2 बाय 2 आता है, ठीक है। और उसके बाद ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है उसका, उस वेव का ये एम्पलीट्यूड है। बोलो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, यह है। जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है वहां पे वैक्सिंग बोलते हैं, तो अपन पहले एट वैक्सिंग ए कितना आएगा? एम्पलीट्यूड का एडिशन है, a प्लस है 2a आएगा। चलो करो सॉल्व। 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a कैंसिल हो गया, तो cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। तो ये थीटा है, तो 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू cos थीटा कब 1 रहता? 0 के लिए, या फिर पाई के लिए, या फिर 2 पाई के लिए, या फिर 3 पाई के लिए, नहीं p पाई के लिए, वेयर p इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। सो 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी के साथ p पाई कंपेयर करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का आंसर आ जाएगा। ये 2 काटो, p अपॉन, मतलब t का आंसर आएगा, पहला 0 डालो 0, बाद में 1। बोलो यहाँ पे यूजिंग वैनिंग करेंगे तो बोलो एम्पलीट्यूड कितना? 0 आएगा। तो फिर इसी को 0 कर देता हूं, 0, फिर 0 कर दिया तो 2a गया, 0.2 है। फिर बोलो ये थीटा है, ये 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी का आंसर 0 आने के लिए 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब 2p माइनस 1 पाई बाई 2, वेयर p इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 1। जब माइनस रहता 0 से शुरू नहीं करते।
फिर हो गया, बताओ ये p की वैल्यूज आ गई इतनी सारी, इसके साथ ये 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी कंपेयर करो, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या आया, 2p माइनस 1 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस, ये ट्वाइस और ये n1 माइनस n2। अब p की वैल्यू पहले 1 डालो, 2 इंटू 1 n1, 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2। उसके बाद 2 डालो, 2 टू 4 माइनस 1, 3 अपॉन 2 n1 माइनस n2। उसके बाद 5 upon 2 n1 minus n2. These are the time intervals at which successive vanning occurs, and time interval between two successive vanning. This minus this करोगे कितना आएगा, 3 minus 2 1 यानी 2, और ये 2 कट जाएगा, यानी पीरियड ऑफ बिट, तो बिट फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी यूजिंग वैक्सिंग करो चाहे यूजिंग वैनिंग करो, बिट फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आएगा, n1 माइनस n2 आएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन रहता है इसमें, ये वाला स्ट्रिंग का, ये तो बहुत ही आसान रहता है। देखो ये वाला देख लो, करवाने की जरूरत नहीं, बट चलो रिवाइज हो जाएगा तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। सुनो, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या रहता है, इसको प्लग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बराबर है, फिर यहाँ पे प्लग करते तो दो ऐसे लूप्स तैयार हो जाते, दो लूप्स तैयार हो जाते, और यहाँ पे करते तो ऐसे 3 तैयार होते, 1 2 3। ये डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी n1 इसकी n2, लेंथ l है सबकी स्ट्रिंग की, इसको λ/2 बोलेंगे क्योंकि एक लूप तैयार हुआ, इसको 2 लूप तैयार हुए तो λ/2 प्लस λ/2, इसमें 3 हुए तो हो गया, मतलब लेंथ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देयरफॉर लैम्बडा कितना है, 2 है। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर लैम्बडा कितना, 2l/3। लेकिन इसको बोलेंगे आप लैम्बडा, इसको λ1 बोलेंगे, इसको λ2 बोलेंगे, क्योंकि देखो इसका वेवलेंथ इतना है, एक ऑसिलेशन पूरा करके देखो, इसकी इतनी सी है और इसकी तो इतनी सी है, तो वेवलेंथ कम होते जा रही, मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वाइब्रेशन फास्ट होता जा रहा ना, ये तो ऐसा वाइब्रेट है, ये तो ऐसा वाइब्रेट है, ये तो उससे भी ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, देयरफॉर और आगे चलो, n इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 2l और v under root t by m. What is v? Velocity of wave that depends on the tension in the string and mass per unit length of the string. String कितना मोटा है या पतला है, यानी उसका मास पर यूनिट लेंथ, और स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। लूज स्ट्रिंग फास्ट वाइब्रेट होगा क्या, नहीं, जितना टाइट करोगे स्ट्रिंग को, तो गिटार सितार के स्ट्रिंग लूज रहते हैं क्या, टाइट रहते, तभी भयंकर फ्रीक्वेंसी से बजेंगे ना, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो उतना ही उसका टाइटनेस ज़्यादा चाहिए स्ट्रिंग का। देखो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस, सो एन का फार्मूला आ गया तुम्हारा ये, इसको बोलते फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसको बोलते फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद दूसरा यहाँ पे करो, चलो ये आ गया, v इज इक्वल टू n1 λ1, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू v बाय λ1, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू v यानी क्या, अंडर रूट t1। λ1 की वैल्यू कितनी है, l है, सेकंड केस में l है, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आया, ट्वाइस n आया, ट्वाइस, और वो n ऊपर का, और यहाँ पे वैसे ही कितना आएगा, n2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3n। सो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू क्या आया, पहले तो बड़ा फॉर्मूला, फिर n1 यानी फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक्स, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड ओवरटोन, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो नंबर है ये ओवरटोन का है, बट ये जो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है हॉल का है, हॉल का है, हार्मोनिक्स एंटीनोड एंड नंबर ऑफ लूप्स। सो अगर मैं बोलूँ कि पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन तुम्हारा 100 हर्ट्ज से वाइब्रेट हो रहा है, कितने से, 100 हर्ट्ज से वाइब्रेट हो रहा है, तो दूसरा वाला मोड कितने से होगा, तो 2n से। पहला वाला अगर n से वाला, दूसरा 2n से, यानी 200 से। तीसरा मोड 300 फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं बोलूँ कि 17th वाला मोड कौन से होगा, 70। अगर मैं बोलूँ कि 15th हार्मोनिक्स में कितनी फ्रीक्वेंसी रहेंगी, what will, if the fundamental frequency is 100 hertz, 100, then what will be the frequency of vibration in 15th harmonics, 15 ही रहेगी, क्योंकि यही तो नंबर हार्मोनिक्स है, सेकंड हार्मोनिक्स,
थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, तो 15th हार्मोनिक्स ही होगा, तो 15 एन रहेगा, 15 इंटू 100 1500 रहेगा। तो और अगर मैं बोलता हूं कि हाउ मच विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन व्हेन 5 लूप्स आर फॉर्म्ड, तो देखो एक लूप तैयार होता फर्स्ट हार्मोनिक है, 2 लूप तैयार होते सेकंड हार्मोनिक है, 3 लूप तैयार हुए थर्ड हार्मोनिक, 5 लूप तैयार होंगे फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक यानी फार्मूला 5n, 5n यानी 5 इंटू 100 यानी 500 है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि अगर 7 एंटी नोड्स तैयार होते हैं 700 आएगा, क्योंकि देखो एक एंटी नोड, ये नोड है 2, ये एंटी नोड, एक एंटी नोड है फर्स्ट हार्मोनिक, 2 एंटी नोड है सेकंड हार्मोनिक, 3 एंटी नोड है थर्ड हार्मोनिक्स, मतलब थर्ड हार्मोनिक्स यानी 3n, तो मतलब ये